चलो आज हम लोग टॉर्क स्टार्ट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख लिया हम लोगों ने। टॉर्क का नाम सुना है स्कूल में? हाँ सर। इसका क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स। वेरी गुड। और कोई? और कोई? मोमेंट ऑफ फोर्स, सही बोला इसने। कोई भी फोर्स होता है, वो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में दो तरह के मोशन ला सकता है। एक ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेशन ला सकता है और दूसरा ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है उसका मेजर है टॉर्क। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज अ मेजर ऑफ टर्निंग इफेक्ट produced by a force। जैसे समझो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है किसी भी शेप साइज का, फॉर एग्जांपल या किसी भी रैंडम शेप साइज में बनाता हूँ। मान लो कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ही है, मान लो तो इस पॉइंट P पर एक फोर्स लग रहा है, फॉर एग्जांपल इधर। तो ये एक फोर्स है। तो ये हिंज है हमारा पॉइंट O। तो कॉमन सेंस कहता है कि इस फोर्स की वजह से ये इधर रोटेट करेगा। यस सर। है ना? दूसरा तरीका इसको समझने का है कि ये एंगल अगर थीटा है तो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट हो गया फोर्स कॉस थीटा, और फोर्स का ये वाला कंपोनेंट हो गया फोर्स साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो ये एफ कॉस थीटा वाला फोर्स इस हिंज को आगे की ओर पुल करेगा, जिसको हिंज बैलेंस करेगा, नहीं तो आगे चला जाएगा। और ये एफ साइन थीटा कंपोनेंट इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। यस सर। तो ये फोर्स अगर देखोगे तो एफ कॉस थीटा वाला फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ट्रांसलेशनल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये एफ साइन थीटा इसको रोटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग टॉर्क को डिफाइन करते हैं ऐसे, आर क्रॉस एफ। आर क्या है इसमें?
Position. सर वो जो टॉर्क को मतलब फोर्स को अपोज करते हैं किसका पोजीशन वेक्टर? ट्रांसलेशन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सर वो सिंबल क्या है? और एफ है हमारा फोर्स। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ सर वो सिंबल क्या है? टॉर्क का सिंबल, इसको टाउ प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा ओके सर। टाउ तो ये हो गया टॉर्क का मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब अगर ऐसे सर सोचो लिख किसी ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल फोर्स लग रहा है, अगर मल्टीपल फोर्स लग रहा है तो उस केस में जो टॉर्क होगा वो सबका समेशन होगा। तो in case of multiple forces acting on object, ये जो हमारा टॉर्क होगा ये टॉर्क वेक्टर सम होगा r क्रॉस f का। ठीक है, किसी का टॉर्क क्लॉकवाइज हो सकता है, किसी का एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, तो वेक्टर सम होगा इसका। तो इतना पहले कॉपी कर लो, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर वो ओ और पी क्या उसके अंदर पॉइंट मास है क्या उसके वो बड़ी के अंदर ओ और पी डायग्राम में? पॉइंट ओ तुम्हारा हिंज है। पॉइंट ओ तुम्हारा हिंज है जिसके बाद टॉर्क निकालना है, और पॉइंट पी पर फोर्स लग रहा है। कि हिंज से कोई डिस्टेंस पे पॉइंट पे फोर्स लगा है। हिंज से 8 डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर फोर्स एफ लग रहा है। तो कॉपी कर लो, फिर एक आध जिसका टॉर्क कैलकुलेट करने का क्वेश्चन करते हैं।
हो गया, आगे बढ़ो। एक सेकंड सर, लास्ट पार्ट। सर वो लास्ट रेड वाला लिखना है। सर वो रेड में मल्टीपल फोर्स के बाद क्या लिखा है? एक्टिंग ऑन। एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्या सर, क्या लिखा है वो? मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। ओके सर। हाँ सर, हो गया। इसको कोशिश करो। हो गया। बोलिए। एक मिनट सर। सर वो 10 वाले न्यूटन का डिस्टेंस नहीं दिया है ना? हाँ, 10 वाले का डिस्टेंस नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिया है, बट ठीक, कुछ कुछ ले लो। जैसे मान लो 10 वाले का डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर ले लो।
इसके बिना नहीं सॉल्व होगा। Let me see, multiple forces are acting. Well, multiple. हो गया। देखो इधर, ये 10 न्यूटन का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, हाँ सर। हाँ ये 15 न्यूटन का हाँ सर, वो भी क्लॉकवाइज। 10 न्यूटन के फोर्स का नाम मान लो 1 रख दो। तो फर्स्ट टॉर्क जो होगा ये हो जाएगा 10 into 4, that is 40 न्यूटन सेंटीमीटर, और किधर तो क्लॉकवाइज, ऐसा होगा। सेकेंड टॉर्क, सेकेंड फोर्स मान लो इसको कहते हैं। तो 15 न्यूटन इधर लग रहा है, तो ये 15 cos 37, ये 15 sin 37, ऐसा होगा। हाँ सर। ये 15 cos 37 और ये हो जाएगा 15 sin 37, होगा ऐसा। हाँ सर। तो इसका टॉर्क किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो सेकेंड टॉर्क को हम लिख सकते हैं 15 sin 37 into 6, that is 15 into 3/5 into 6, that is 54 न्यूटन सेंटीमीटर। ये किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। हाँ सर। सेकेंड हो गया। थर्ड वाले का बताओ। 0। थर्ड वाले का 0 होगा। क्यों 0 होगा? उसके डायरेक्शन में ना सर। क्योंकि वेक्टर आर और वेक्टर एफ पैरेलल या एंटी पैरेलल है, थीटा 180 डिग्री है। हाँ है ना। सर। अच्छा, फोर्थ का टॉर्क किधर होगा? सर राइट साइड में। एंटी क्लॉक होगा। ये 150 है,
तो ये 60 डिग्री होगा, हाँ 60 डिग्री, यस सर। तो ये 20 cos 60 और ये 20 sin 60, यस सर। तो कितना टॉर्क होगा कौन बताएगा? 20 cos 60। 20 cos 60. 20 cos 60 Into 4. into 4 plus 4. 20। into 4, तो 20 cos 60 1/2 into 4, that is 40 न्यूटन सेंटीमीटर। इसका डायरेक्शन किधर होगा? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल टॉर्क कितना हो गया? एंटी क्लॉकवाइज में 40 और 54 हाँ और क्लॉकवाइज में 40, तो टोटल हो गया 54। हाँ सर, किधर? एंटी क्लॉकवाइज, Anti-clockwise. यस सर। 54 न्यूटन सेंटीमीटर एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है सबका? Yes sir. आगे बढ़ो। फिर इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन सेंटीमीटर बोला ना। सर एक बार आप थर्ड टॉर्क एक्सप्लेन करेंगे? थर्ड में पोजीशन वेक्टर आर कौन सा हो गया? ये वाला लाइन हो गया। यस सर। और फोर्स वेक्टर कौन सा हो गया? ये वाला लाइन हो गया। तो आर और एफ दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, थीटा 180 डिग्री। यस सर। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। हाँ सर। आगे बढ़ो। सर बोलो। ये लिखना है। यस सर। नेक्स्ट। इसको प्रोसेस करो।
सर बोलो। इसमें पॉइंट पी को हिंज कंसिडर करना है ना? हाँ, किस पॉइंट के बाद निकालना है टॉर्क देखो। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन।
हो गया सबका? हाँ सर फर्स्ट वाला टाउ सर फर्स्ट वाला mgh mgh cos थीटा है। गलत था। चलो देखो इधर, फर्स्ट वाले का एक बड़ा सा आंसर आ रहा है। मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पर हाँ सर। फोर्स कितना लगेगा? mg। mg जी। तो ये हुआ फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, हाँ सर हाँ और ये हुआ हमारा पोजीशन वेक्टर। यस सर mg cos ये हुआ r वेक्टर और हाँ ये सर। हुआ s वेक्टर। यही कहानी है। हम्म। तो ये जो भी एंगल थीटा होगा r इंटू एफ साइन थीटा लिखेंगे हम। हाँ सर। बट ध्यान से अगर देखोगे तो a क्रॉस b अगर पढ़े होगे आप लोग वेक्टर में, तो a क्रॉस b का मतलब क्या होता है? वेक्टर a मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ b हाँ सर। और वेक्टर b मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ a। हाँ हाँ सर तो इस केस में ये जो r क्रॉस mg होगा, जो कुछ भी होगा, इसकी वैल्यू होगी mg इंटू रेंज बाई 2। ऐसा होगा? नहीं समझा। नहीं समझा तो नहीं वर्टिकल डिस्टेंस नहीं चेक करेंगे। बता ही नहीं सकता यार तुम लोगों को। ये हो गया फोर्स वेक्टर। हाँ हाँ सर सर। हे भगवान। हाँ अरे हाँ सर समझा क्या हुआ उधर mg यार भाई। हाँ सर वही आंसर आ रहा था आपने h by sin theta into mg mg cos r इंटू mg साइन थीटा ऐसा होगा। हाँ बस सर ये r निकालना पड़ेगा हमें उसके लिए, जो कि मुश्किल है। तो हाँ ये वैल्यू उसी के बराबर होगी ना कि फोर्स को रहने दो, r को रिजॉल्व कर लो। इस r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही होगा ना। हाँ सर। इस r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही होगा। हाँ सर mg करने दें, ये r/2 लिख दें तो वही आंसर होगा। हाँ हाँ सर। सर जो ही आंसर आ रहा है वो एक सुनो सब ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से देखो। ये तुम लोग वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा होगा, पता नहीं तुम लोगों को क्यों नहीं याद है कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है। हाँ सर। अच्छा, तो इस ए बी साइन थीटा का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? a मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ b और b मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ a। हाँ सर हाँ सर। इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय sin theta मैग्नीट्यूड ऑफ component of b perpendicular to perpendicular to a। हाँ सर और इसी का मतलब ये भी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ component of a perpendicular to b। ये मालूम है आप लोगों को हाँ सर। कि नहीं? हाँ सर मालूम
सर पता चला क्या बोल रहे हैं? तो सर ये डायग्राम अगर थोड़ा मालूम है आड़ा बनाना सर, किसको समझ नहीं आ रहा क्या, सर। ऐसे ट्रायंगल थोड़ा सा डिस्टॉर्ट है ना सर, वो एकदम परफेक्ट सीधा नहीं है, वरना मालूम गिर जाएगा सबको। क्या बोल रहे थे? डायग्राम में तो उल्टा यहाँ ट्रायंगल पर ऐसे बोल रहा है। एक आर वेक्टर है, एक फोर्स वेक्टर है। तो एक तरीका है कि मैं आर वेक्टर को रहने दूं मल्टीप्लाइड बाई एफ साइन थीटा, जो आप लोग ट्राई कर रहे होगे। हाँ सर। आर मल्टीप्लाइड बाई एफ साइन थीटा के लिए एक तो मुझे आर ढूंढना पड़ेगा और थीटा भी और ढूंढना थीटा पड़ेगा, ढूंढना मेहनत का पड़ेगा काम है। बहुत। तो दूसरा तरीका है कि एफ को रहने दें, आर को ही रिजॉल्व कर दें जो एफ के परपेंडिकुलर है, तो ये सीधे r/2 है। और ये Yes. रेंज के आधा का फॉर्मूला मुझे मालूम है। हाँ हाँ सर। तो 1/2 mg और रेंज क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये जी गया है ना। हाँ हाँ सर। सर। तो हमारा आंसर हो जाएगा mu स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारा आंसर होगा ए पार्ट का। यू की जगह हाँ वी नॉट सब शेक कर देंगे ना सर। हाँ, यू मतलब वी नॉट यहाँ पर है, उसे समझ लेते हैं। कोई डाउट? बोलो। नो सर। बी पार्ट का बी पार्ट का आंसर बताओ। R/F हो जाएगा। आर इंटू एम जी हो जाएगा। हाँ सर, RMG हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? नहीं सर। नहीं सर। चलो इधर देखो आप। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। कॉमन सेंस से देखो कि अगर नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम 0 है, इसका मतलब क्या है? then object will be in translational equilibrium। अभी हम लोग देखते थे ना कि किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 होता था तो हम लोग इक्विलिब्रियम बोल देते थे। हाँ सर।
बट वो इक्विलिब्रियम नहीं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा। जैसे सपोज इस ऑब्जेक्ट पर एक एफ फोर्स इधर लग रहा है और इस ऑब्जेक्ट पर एक दूसरा फोर्स एफ इधर लग रहा है, मान लो। इस ऑब्जेक्ट पर एक दूसरा फोर्स कुछ भी F2 इधर लग या F इधर लग रहा है, तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो नेट फोर्स 0 मिलेगा, हाँ सर। लेकिन इसका टॉर्क भी क्लॉकवाइज और इसका टॉर्क भी क्लॉकवाइज, तो ओवरऑल ये तो ऐसे रोटेट करेगा ना, यस सर। बट नेट फोर्स तो 0 है। तो नेट फोर्स हाँ। 0 का मतलब इक्विलिब्रियम नहीं होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है। मतलब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट नहीं करेगा बट रोटेट नहीं करेगा, इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है। यस सर। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट पर नेट टॉर्क 0 है, देन ऑब्जेक्ट विल बी रोटेशन। इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। जैसे मान लो ये हिंज पॉइंट है और इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स इधर लग रहा है, या मान लो हिंज नहीं है नहीं है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, हिंज में हिंज का फोर्स आ जाएगा इसलिए हिंज वर्ड छोड़ देता है। मान लो यही कोई रॉड है, इस रॉड पर फोर्स इधर लग रहा है, तो ये रॉड रोटेट नहीं करेगा बट ट्रांसलेट तो करेगा इधर, यस सर। है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 है, तब वो इक्विलिब्रियम में। तब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इफ नेट टॉर्क रॉड इज के 0 मिडल पे फोर्स ऑपोजिट। and net force is also 0, then object will be in equilibrium. क्लियर है? ये कॉमन सेंस है। यस सर। यस। जल्दी से इस कॉमन सेंस को कॉपी कर लो।
हो गया? यस सर। हाँ सर। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहले कॉमन सेंस वाला पहले चलो। सपोज ये एक रॉड है, इस रॉड का मास m और लेंथ l है। लेंथ l है, इस रॉड का मास m है। ये यहाँ पर हिंज है ऐसे। तो इसको छोड़ देंगे तो ऐसे गिरेगा, हाँ गिरेगा सर, ना? ऐसे गिरेगा। यस यस सर। तो क्या किया कि ये नहीं गिरे, इसके लिए एक स्ट्रिंग लगा दिया यहाँ पर एंड पॉइंट पर एकदम। मास m। फाइंड टेंशन T in the string if rod is in equilibrium। कोशिश करो।
सर mg/2। हाँ, mg/2 करेक्ट है। कैसे किया? सर इक्विलिब्रियम में है तो वो टाउ 0 हो जाएगा और सेंटर ऑफ मास के मतलब L/2 से नीचे mg लगेगा और जो L डिस्टेंस पे वो टेंशन ऊपर लगेगा। बस mg इधर लगा, टेंशन T इधर लगा, जैसा आपने कहा कि mg का टॉर्क हो गया mg इंटू L/2 माइनस क्लॉकवाइज और T इंटू L एंटी क्लॉकवाइज। हाँ सर इज इक्वल इसका टू सब 0 होना चाहिए, तो T इज इक्वल टू mg/2, ऐसा। यस सर। बट इस पर नेट फोर्स 0 दिख रहा है अभी आपको, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 होना चाहिए। हाँ सर। तो इक्विलिब्रियम में है ये यस सर। नेट फोर्स कहाँ 0 है? ये mg है, ये mg/2 है। बोलो, नेट फोर्स 0 हुआ क्या? राइट सर mg/2। तो कैसे हो गया फिर बताओ? बी पार्ट बताओ अब। इसका मतलब है हिंज जरूर mg/2 फोर्स ऊपर लगा रहा है। है ना? हाँ सर। समझ आया? तो हिंज इस पर mg/2 फोर्स ऊपर लगाएगा। ये वाला नहीं समझे भाई, कोर्स ऊपर कैसे लगेगा? नेट फोर्स 0 होगा इस पर, हाँ तो टेंशन mg/2 ऊपर है, इसका खुद का वेट mg नीचे है, तो बाकी जो mg/2 ऊपर फोर्स चाहिए कौन देगा? हिंज देगा। ओके ओके। क्लियर है? आगे बढ़ूं? हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन करो। इसको कोशिश करो।
सर हिंज किसको कंसीडर करें? क्या बोल रहे हो? सर हिंज किसको ले? ए पॉइंट जिसको मन उसको हिंज लेना जरूरी नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क कोई भी पॉइंट के अबाउट 0 होगा, ए बी सी डी जो मन करे ले लो। ओके सर। हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा। ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा। ओके सर। तो कैलकुलेशन के हिसाब से जो तुम्हें आसान लगता है वो ले सकते हो। ओके। सर mg by कितना आया? सर एक में mg बाय m by अगर ए से ले रहे हैं तो सर जो सेकंड बी वाले पे जो स्ट्रिंग है उसका आ रहा है किसी से लेने ए बी किसी से लेने से आंसर चेंज नहीं होगा। कैसे भी लो आंसर वही रहेगा। तो दोनों में आपको टेंशन बताना है, फर्स्ट स्ट्रिंग ए में और स्ट्रिंग बी में। सेकंड mg by 3 और स्ट्रिंग बी में 2mg by 3। वेरी गुड। किसने बताया? सर व्रज। कौन बेटा, क्या नाम है? व्रज। व्रज। ओके, देख इधर। मान लो इसमें टेंशन है, कुछ नाम दे दो टी ए। इसमें टेंशन है, कुछ नाम दे दो टी बी। इसका खुद का वेट mg यहाँ लगेगा। ये डिस्टेंस यहाँ से L/2 होगा हाँ सर। और यहाँ से कितना होगा? L/4 L/4 होगा। इस पॉइंट का नाम दे दो C।
तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए TA प्लस TB दोनों मिला के mg के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ सर। रोटेशनल इक्विलिब्रियम तुम जिस पॉइंट के अबाउट बोलो उस पॉइंट के अबाउट सॉल्व कर दो। A के अबाउट, B के अबाउट, C के अबाउट या इसके अलावा कोई लगता है तो वो भी बोलो, आंसर में चेंज नहीं आएगा। बोलो कौन सा पॉइंट लो? D. C लो। चलो तो अबाउट C, तो C के अबाउट खुद के वेट mg का टॉर्क 0 होगा। यस सर। तो TA इंटू L/2 इसका टॉर्क किधर हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, प्लस TB इंटू L/4 इसका एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। तो यहीं से दिख रहा है TA इंटू L/2 दिस शुड बी इक्वल टू TB इंटू L/4। दिख रहा है ऐसा? बोलो। हाँ सर। तो TB is twice of TA। इन दोनों को सॉल्व कर दो। क्या होगा बताओ? TA is mg/3 and TB is 2mg/3 होगा ऐसा? यस सर। कॉपी कर लो। आगे बढ़ो। Yes. हो गया, आगे बढ़ो। Yes sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसको कोशिश करो।
ये दोनों ट्राई करो।
आया कुछ आंसर? आया कुछ आंसर किसी को? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। यस हाँ सर, आ रही है आया सर। कुछ आंसर किसी को? चलो फर्स्ट वाला ही देखो। इस वॉल का नॉर्मल रिएक्शन कुछ इधर होगा, यस सर। इस ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन कुछ इधर होगा, इसका खुद का वेट mg कुछ इधर होगा, यस सर। और ये तो स्मूथ है, नीचे वाला ग्राउंड रफ है, तो इसके स्लिप करने की टेंडेंसी किधर होगी, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। लेफ्ट में लगेगा। इसमें ही फोर्सेज हैं हाँ या और कोई फोर्स है? बस। तो इस पॉइंट को ए कह देते हैं, इस पॉइंट को बी कह देते हैं, इस पॉइंट को सी कह देते हैं, इसका नाम N1 रख देते हैं, इसका नाम N2 रख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा, अब फ्री बॉडी डायग्राम देखो। N1 इधर, N2 इधर, फ्रिक्शन इधर, mg इधर। होगा ऐसा? हाँ तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से हम कह सकते हैं कि N2 is mg and N1 is friction। कह सकते हैं ऐसा? यस सर। तो हम लोगों से पूछा है नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द रॉड। तो बाय द फ्लोर ऑन द रॉड का N2 का आंसर तो mg हो गया। अब अगर N1 मिल जाए तो फ्रिक्शन फोर्स, N1 या फ्रिक्शन फोर्स में से कोई एक मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर। तो पॉइंट ए बी सी इसमें से किसी के अबाउट या और भी कोई जो भी पॉइंट मन करे, किसी के अबाउट आप नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो कर लीजिए। तो आइडिया है मेरा N1 निकालने का, मुझे N1 ढूंढना है ना। यस सर। यस सर। पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क लोगे तो उसमें N1 का टर्म नहीं रहेगा। यस सर। यस कर सकते हो तो बाद में पुट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मुझे समझ में आता है, पॉइंट बी के अबाउट लेंगे तो क्या होगा, दो फोर्सेज N2 और फ्रिक्शन गायब हो जाएंगे। हमें छोटा इक्वेशन होगा थोड़ा, mg/2 cos थीटा आ रहा है क्या? थोड़ा इक्वेशन छोटा होगा, हाँ या ना? यस सर। तो नेट टॉर्क अबाउट बी को जीरो कर देते हैं, तो बी के अबाउट N2 का टॉर्क जीरो, फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो, केवल mg और N1 बचा, हाँ है ना? सर। हाँ सर। तो मान लो रॉड का लेंथ है L, तो N1 का टॉर्क क्लॉकवाइज और mg का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, क्लॉकवाइज। mg cos सर theta। एमजी कॉस थीटा। mg cos थीटा। तो mg cos थीटा का टॉर्क इधर है ना। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा,
तो ये n का साइन थीटा कंपोनेंट हो गया, n1 साइन थीटा हो गया, बोलो। यस सर। हाँ सर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं n1 साइन थीटा इंटू l, दिस इज इक्वल टू mg cos थीटा इंटू l/2। हो गया था। हाँ तो n1 की वैल्यू मिल गई सर मुझे ये सही होगा। mg cot थीटा/2, और जितना n1 होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स भी होगा। यस तो mg फ्रिक्शन फोर्स का आंसर यही हो गया mg cot थीटा/2। mg cos थीटा बाय 2। कॉस नहीं कॉट। कॉट तो गलत हो गया था मेरा। आया समझ में? हाँ सर। चमका कुछ? हाँ सर। चलो इसको कॉपी करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। फोर हंड्रेड और 400/√3 आंसर। उसमें 400 आ रहा है और देखते 10। हैं, देखते हैं आंसर, अभी पता नहीं।
और किसी को कुछ आया आंसर? तो देखो इधर, a ladder shown in figure has negligible mass and rests on a frictionless floor. The crossbar connects two legs of ladder at the middle. The angle between two legs is 60 degrees. ठीक है? A fat person is sitting on the ladder has a mass 80 kg. Find the contact force exerted by the floor on each leg. ठीक है, मतलब ये m की वैल्यू मुझे बतानी है। तो देखो, अगर मुझे m की वैल्यू बतानी है, एक मिनट, अगर मुझे m की वैल्यू बतानी है फोन आ गया था। चलो, मैं कह रहा था कि हम लोगों को m की वैल्यू निकालनी है। यस सर। तो इधर देखो, लैडर में मास है नहीं, इस आदमी का वेट है, तो इन दोनों में से कोई भी ले लो। मान लो मैंने एक बार में ये ले लिया, कहीं कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शनलेस फ्लोर है। तो अगर मैं देखूं इस आदमी पर, तो इस आदमी पर इसका खुद का वेट mg इधर लग रहा है, या इस पूरे सिस्टम पर देखूं अगर, तो mg नीचे, n और n, 2n ऊपर, टेंशन T और T इधर, ऐसा है ना? हाँ सर। तो 2n की वैल्यू mg हो गई, तो n की वैल्यू mg/2 हो गई, और मास कितना था? 80 80 kg, तो 80/2 40 kg मतलब 400 न्यूटन। ये तो हो गया n का आंसर, कॉन्टैक्ट फोर्स का। फिर टेंशन इन द क्रॉस बार पूछा है, तो टेंशन इन द क्रॉस बार को देखोगे तो किसी एक रॉड को देख लो, मान लो इसको देख लिया ऐसे, तो इस रॉड पर n इधर लग रहा है और टेंशन T इधर लग रहा है ना? इस रॉड का खुद का वेट है नहीं, बात समझ रहे हो तुम लोग? ये जो लैडर है वो मासलेस है ना? यस सर। हाँ सर। हाँ पॉइंट C पर ये W का कुछ लग रहा होगा, किधर लग रहा है मुझे नहीं पता है। तो मुझे नहीं पता है, तो सबसे अच्छी बात है कि अगर हम C के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तो मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। हाँ तो नेट टॉर्क अबाउट C, इसको 0 कर देंगे,
तो सी में टेंशन का टॉर्क किधर होगा, नॉर्मल का टॉर्क किधर होगा, है ना। हाँ सर। अच्छा, ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। तो देखो ये 60 डिग्री है, मतलब 30 डिग्री, समझ रहा हाँ है। सर। तो ये है 30 डिग्री और ये है 2 मीटर, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ये डिस्टेंस ये, तो ये 30 तो ये 60 हो गया, और ये है 2 मीटर, तो ये जो डिस्टेंस x है इसको हम लिख सकते हैं c/b, 2/√3 tan 60 इज इक्वल टू 2/x। तो x की वैल्यू मिल गई 2/√3 मिल गई। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अगर करेंगे तो c के अबाउट n का टॉर्क क्या होगा, n इंटू x क्लॉकवाइज प्लस c इंटू 1 एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। ये बात समझ आया। हाँ हाँ सर। और n है मेरा 400, तो 400, x है मेरा 2/√3, तो 2/√3, c है मेरा ढूंढना है, मालूम नहीं, तो c इंटू 1, आई मीन एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हो गया, किसी एक साइन को प्लस तो दूसरे को माइनस ले लेंगे, तो माइनस c इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू हो गई 800/√3 न्यूटन। हाँ सर। तो c is 800/√3 न्यूटन। आया समझ में। कोई डाउट किसी को। नो सर। पहले मैंने एस.सी. वर्मा बुक से कुछ दिया था आप लोगों को होमवर्क, नहीं दिया नहीं है अभी सर। तक। क्या सर? आप नहीं दिया। एस.सी. बुक से क्वेश्चन नंबर 1 to 48 सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका होमवर्क। नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करेंगे, जब सब कर लोगे पूछोगे तो कर लेंगे डिस्कस, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बार देख लो 1 to 48 में ही सब आ जाएगा आंसर, तो याद से बोला इसलिए वॉल्यूम 1 खुल जा। रोटेशन
ठीक है, 1 to 48 कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय। बाय सर, थैंक यू बाय सर, थैंक यू। Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir.